अगर आपने सभी के सभी 8 पार्ट कर लिए, आप 100% गारंटी के साथ एसटेट 2025 पास करोगे और आगे जाके बनोगे टीआरई 4.0 में शिक्षक। स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 681 कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, रेटिंग मेथड, रैंकिंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर केस स्टडी मेथड। मान के चलो आपके पास यहाँ पर 10 बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है स्पेशल नीड्स की, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। क्या आप उनको रेट करोगे, क्या आप उनको रैंक करोगे, क्या आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर केस स्टडी का इस्तेमाल करोगे। आप इस्तेमाल करोगे किस चीज़ का, आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर केस स्टडी मेथड का। सबसे पहले केस स्टडी कहाँ देखने मिलती है हमको देखने मिलती है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइको एनालिसिस के अंदर, और ये है आपका सही आंसर। ठीक है, ओके। आगे देखिए, रेटिंग कहाँ करेंगे। रेटिंग करते हैं आप कहाँ पर, रेटिंग करते हैं आप जब आप होते हैं जज कहीं पर और आपके सामने डांस परफॉर्मेंस हो रहा है 10 लोगों का, उनमें से किसी को आपको फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर चुनना है। वहाँ पे होगी आपकी रेटिंग पद्धति या फिर रैंकिंग पद्धति। और एक्सपेरिमेंट कब करते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, भाटिया की बैटरी इज यूज टू असेस, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। भाटिया की बैटरी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंस का, एटीट्यूड का, इंटरेस्ट का। अगर आप इसको देखिएगा एनसीईआरटी में आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, किया जाता है आपके इंटेलिजेंस को एसेस करने के लिए, इंटेलिजेंस का आकलन करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन वुड अ टीचर हैव द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन्फ्लुएंसिंग इन देयर क्लासरूम। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार की प्रेरणा को प्रभावित करने में सबसे कठिन समय लगेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा वो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक, इंक्लूसिव। अच्छा ये देखो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो छोड़ दीजिए। दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है आपका इंट्रिंसिक आंतरिक और दूसरा होता है आपका बाह्य। देखिए बाह्य मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं, बेटा तुम्हारा फर्स्ट रैंक आएगा, अच्छे से पढ़ाई करो, ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अंदर से कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, लंबा जाना है और बढ़िया से खेलना है, परफॉर्म करना है, तो वो जो है टीचर के लिए डिफिकल्ट होगा अपने बच्चों के अंदर लाने के लिए। ठीक है, आप खुद सोचिए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं पहली दूसरी, तो टीचर क्या बोलती थी, बेटा फर्स्ट आ जाओगे, पढ़ाई कर लो। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जागरूक करने के लिए टीचर को कितनी डिफिकल्टी लेनी पड़ती थी और आप भी इतना सीरियसली लेते नहीं थे। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में थ्योरी में हमको कौन बताता है, हमको मालूम पड़ती है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के माध्यम से। किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपको रेयान एंड डेसी के द्वारा दी गई है। रेयान एंड डेसी के द्वारा दी गई है आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। उसके अंदर आपके इस मोटिवेशन की बात होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। एक है आपका ऑटोनॉमी, दूसरा आपका है रिलेटेडनेस और तीसरा आपका यहाँ पर कंपिटेंस। ठीक है, कार थ्योरी भी इसको आप बोल सकते हैं। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट मस्ट हैपन फॉर स्टूडेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। छात्रों को विशेष सेवाओं के लिए पात्र होने के लिए क्या होना चाहिए, डायस्लेक्सिया होना चाहिए, डिसलेक्सिया होना चाहिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होनी चाहिए, दे मस्ट बी लेबल्ड एज हैविंग एन एक्सेप्शनली, या फिर नन ऑफ दीज। ये यहाँ दिया हुआ है, इसको आप ध्यान कर लो। सवाल ये रिपीट नहीं होगा, होता है तो अच्छी बात है, इसी को मार्क कर दीजिएगा, बाकी उनके अंदर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ विच मेथड गारंटीज दैट ईच आइटम हैज अ यूनिक वैल्यू। किस विधि का उपयोग यह गारंटी देता है कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है। इंटरव्यू, केस स्टडी, रैंकिंग और रेटिंग। ये अभी आपको जो बताया, रैंक करना है। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर आपको दिया जाए यहाँ पर 10 रखे हुए हैं आपके सामने, क्या आपके सामने चावल की बोरियां रखी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट लेवल की कौन सी है, रैंक हो जाएगा, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो वहां पर क्या आ जाएगी आपकी रैंकिंग आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ किस पे फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं आपकी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ईच आइटम हैज अ यूनिक वैल्यू, यूज ऑफ विच मेथड गारंटीज यूनिक वैल्यू। इंटरव्यू से वैल्यू नहीं आएगी, केस स्टडी से नहीं, रैंकिंग से आपको जो है वैल्यू मालूम पड़ेगी, ये अच्छा सिंगर है, ये अच्छा डांसर है, इस प्रकार से। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन दैट डिवाइज्ड सिस्टमैटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये आपका फिर से दिया है कहाँ पे, आपके एनसीईआरटी में। ऑप्शन से क्या आपके सामने, टर्मेन है, बिने है, थॉर्नडाइक है, वेस्टर। देखिए थॉर्नडाइक ने दिए हैं आपको लॉज ऑफ लर्निंग। क्या दिए हैं, लॉज ऑफ लर्निंग के। अब यहाँ देखो वेस्टर तो बेचारा 1939 में आया, ये तो आएगा नहीं। टर्मेन भी बाद में आ रहा है, कौन बचा आपका, बिने, अल्फ्रेड बिने और बिने एंड साइमन आपको जो है यहाँ पर देते हैं 1905 में। कब हुई हरकत, ये 1905 में, वहाँ हमारे बंगाल का विभाजन हुआ और यहाँ पर ये बना रहे थे बच्चों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डज नॉट हैव द टेस्ट आइटम
रिलेटेड टू स्पेस रिलेशंस, मैकेनिकल रीजनिंग, परसेप्शुअल, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी और स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए किसका टेस्ट है ये, एप्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पर ना ये सवाल डिफिकल्ट है, माना ये सवाल आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, मान लिया डिफिकल्ट टेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है एप्टीट्यूड क्या होता है। अब यहाँ मत बोलिएगा हिंदी बताइए, एप्टीट्यूड देखिए क्या होता है, ठीक है, कौन सा संबंधित परीक्षण आइटम नहीं है। ये एप्टीट्यूड कौन से टेस्ट होते हैं, जहां पर आप जो बैंकिंग वगैरह के, क्लर्क वगैरह के, फिर पीओ के, एसबीआई के, आरआरबीआई के, ये जो एग्जाम्स दे देते हैं अलग अलग, आप वो क्या जांचते हैं, आपका एप्टीट्यूड, कि आप सुटेबल हो या नहीं, आप वहां पे स्पीड से, एक्यूरेसी से काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो जांचते हैं। वहां पर आपकी यात्रिक तर्क इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल रीजनिंग आपको होती है, और आपके स्पेस रिलेशंस होते हैं। वहां पर अंतरिक्ष संबंध दिया हुआ है यहाँ पे कि आप चीज़ों को प्रॉपर्ली देख पा रहे हो, अरेंज कर पा रहे हो नहीं, ठीक है। वहां पर देखो ये तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, और ये देखो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, विशिष्ट रुचियां, इसके लिए क्या होते हैं आपसे अलग से आपके इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, SVIB, ठीक है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती है, उनका यहाँ पे संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, विशिष्ट रुचियां। आपका एप्टीट्यूड अलग होता है और आपका इंटरेस्ट अलग होता है। सिंपल से इसको गूगल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको इसका डिफरेंस एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है, ओके। और अगला सवाल देखिए आपका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंग्लिश, सॉरी RIP हो गई यहाँ पे इंग्लिश की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन, स्वतंत्र चर का परिचालन। इसमें देखिए हिंदी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, अंग्रेजी पता नहीं क्या हो जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इन, तो इज किसमें होता है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है, ठीक है, साइंटिफिक में नहीं। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। कौन से ग्रुप में करेंगे आप, इसको करेंगे आप IV को मैनिपुलेट करेंगे और DV को आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर करेंगे और कंट्रोल ग्रुप के अंदर आपका जो है नॉर्मल प्लेसिबो दिया जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, सब NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ दीज हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट, गैप इन नॉलेज। जरूरत है क्या बताने की, आप बताओ क्या होगा सही आंसर, आप जानते हो इसको ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला सवाल, इंटरव्यू शेड्यूल इज अ टाइप ऑफ शेड्यूल, क्वेश्चनर, इंटरव्यू या फिर नन ऑफ दीज। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है बताइए, साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का क्या है, इंटरव्यू है ना, साफ साफ देखिए यही पूछ रहे हैं आपसे, इंटरव्यू शेड्यूल इज अ टाइप ऑफ, सवाल अपने बारे में ही आंसर पूछ रहा है, ठीक है, सवाल के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, इंटरव्यू साक्षात्कार यहाँ पर है, ठीक है। आपको चाह रहे हैं वो पास करो, बस आप जो है चाह रहे हो कि आप सब कुछ पढ़ लो, नहीं, NCERT पढ़ो, वीडियो देखो और बस पास करो फटाफट। फॉर अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट द मोस्ट डिजाइंड कैरेक्टरिस्टिक इज, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे अपेक्षित विशेषता क्या है, यूजफुलनेस नहीं, ऑब्जेक्टिविटी। कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी से मतलब क्या है कि आप करोगे तो भी वो रिजल्ट मिलेगा, कोई और करेगा तो भी मिलेगा, कोई और करेगा तो भी मिलेगा, ठीक है। ये बस इसका मतलब होता है किसका, ऑब्जेक्टिविटी का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी कि आंसर का क्या होगा, एक सही उत्तर होगा, जैसे आप देते हैं ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वही यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, होगा तो वही होगा, एल्स नहीं होगा, ठीक है, ओके। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स डिनोट्स वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इक्वालिटी या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है वहाँ पर होता है आपकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, ठीक है। आपको आज भी वही रिजल्ट मिला है, कल भी वही रिजल्ट मिला है, परसों भी वही रिजल्ट मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका एक बार वो आ गया साइकोटोसिज्म में, अगली बार आ गया एक्स्ट्रावर्जन में, और फिर आ गया यहाँ पर आपका न्यूरोटोसिज्म में। कहाँ किया है इसको हमने किया है हैंस आइजेंक की थ्योरी के अंदर, भूलिएगा नहीं, पिछले वीडियो में किया है। आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 8, सारे के सारे पार्ट इसके पहले 7 देख रहे हैं शायद 7 कौन सा है, 6, 7, 8 जो भी है, इसको आप ज़रूर से देखें, 8वां है, ठीक है। करें अच्छे से सारे के सारे पार्ट इसके पहले के, सब कुछ कराया हुआ है। आ क्वेश्चनियर इन विच रिस्पॉन्स चॉइसेस आर नॉट प्रोवाइडेड इज आ, जिस प्रश्नावली में उत्तर विकल्प नहीं दिए होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पिक्टोरियल, क्लोज्ड, ओपन या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नहीं दिया है तो वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका ओपन क्वेश्चनियर, ठीक है। देखो पिक्टोरियल में क्या होगा, आपको यहाँ पर चित्र बने होंगे इस प्रकार से, ये बना है पहाड़, ये बना है घर, ठीक है, पूछेंगे आपसे। क्लोज्ड में क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है, ABCD। ओपन में क्या होगा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बस कोई आंसर नहीं है इसका, है ना, कुछ फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ओपन क्वेश्चनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज डिविएशन व्हेन x इज 50 एंड n इज 5। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, 50/5 10 इसका आंसर है, यही बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज डिविएशन, क्या बोल रहा है आपसे, एवरेज तो निकालते आता है ना आपको, एवरेज निकालते, ये क्या है, कुल गुण है, 10 + 10 + 10 ऐसे हुआ होगा 50,
और एन टोटल वैल्यू। तो कैसे करोगे आप, एवरेज आपको निकालते आता है, औसत विचलन के मान निकालने आपको आते हैं। रेंज ऑफ कोरिलेशन इज, कहाँ से कहाँ तक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, यहाँ पर -1 से +1 और +1 से -1, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है सहसंबंध, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो। ठीक है, आपके आंख की पुतली और आपके फेवरेट फूड का कोई संबंध है क्या, बताओ। आपके आंख की पुतली लाल है, काली है, भूरी है, पीली है, नीली है, कैसी भी है, और आपको पसंद है पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, ये वो, इसका और इसका कोई संबंध है क्या, नहीं। ठीक है, लेकिन जितनी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने आपके टॉप स्कोर आने की संभावना रहेगी। ये क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि जितना ज़्यादा आप यहाँ वहाँ की चीज़ें पढ़ोगे उतना आपका कम स्कोर, कम आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका जीरो। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक होती है। इस प्रकार से देखिए, कभी ना कभी बनाई होगी आपने गणित के अंदर। ये रहा आपका -1, हमारी गणित उतनी अच्छी है नहीं, 0, ये रहा +1। ध्यान दीजिएगा, जब भी अंक 0.95, 0.98, अभी देखिए यहाँ सवाल पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ सकता है कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और इनमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीकेस्ट, ये आपको बताना है, अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा कान खोलकर, जब भी एक के पास में होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, जब भी एक के पास में होगा स्ट्रांग होगा, फर्क नहीं पड़ता +1 हो -1 हो। ठीक है, मतलब -0.99 भी उतना ही स्ट्रांग है, उतना ही ताकतवर है जितना +0.99। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस और प्लस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, स्ट्रांग है तो है। ठीक है, जैसे आप भी स्ट्रांग स्कोर करेंगे तो करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ गिवन स्कोर। क्या करना है इस बताओ, मीन निकालना है आपको। ठीक है, क्या करोगे, इसको जोड़ दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा। कुछ नहीं करते, देखो 2 सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं, एवरेज निकालने बोल रहे हैं। मीन क्या है, एवरेज। स्कोर के माध्य के मान की गणना करें। 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। पढ़ा होगा आपने बहुलक और ये सब जो है, माध्य, माध्यिका और मध्यमान जो होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी आपकी ये होती है। ठीक है, क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, जोड़ दो इसको। कैसे जोड़ोगे, 5 और 4 9 और 2 11 12 13 13 135, कितना हुआ 135। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 3 बचा हासिला में 35, 5 7 35, 27, 27 कहाँ है, ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ऐसे 1-2 सवाल मिलेंगे फ्री के, मार लीजिएगा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टी टेस्ट व्हेन n इज 100। अच्छा, यहाँ पर देखो एक हाई लेवल की चीज़ें बन सकती थी, लेकिन क्या किया उन्होंने, आसान दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपका ये डिपेंडेंट, सॉरी नॉट डिपेंडेंट, आपका कोरिलेटेड आपका सैंपल है या अनकोरिलेटेड सैंपल है। खैर, लेकिन इसके आधार पे क्या होगा, आपका 90 के पास में 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 98 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, n-2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 98। यानी कि कौन सा टेस्ट है यहाँ पर आपका डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट टेस्ट है। दोनों सैंपल आपके क्या हैं, अलग अलग। इसकी वैल्यू जोड़ोगे 120, उस हिसाब से 50 + 50 का 2 सैंपल थे। तो क्या हुआ, देखिए 50 का एक सैंपल था और 50 का एक सैंपल था, दोनों जोड़ के कितने हुए, 100 हुए। इसलिए क्या किया हमने, n-2 किया, ना कि n-1। ठीक है, कहीं भी देखो 99 नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है 98, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर एक ही सैंपल होता, 100 होता अगर, और यहाँ क्या होता 99, तो क्या मार्क करते आप, 99 मार्क करते। ठीक है, फर्क किसका होता है, डिपेंडेंट सैंपल का और इंडिपेंडेंट सैंपल का। बताते हैं अभी, देखिए अगर समय मिलता है तो। यहाँ देखिए क्या हो रहा है आगे, टी रेशियो इज यूज्ड टू नो द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ। टी रेशियो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप करेंगे जब भी आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे। बताते हैं, देखो लिंक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 ग्रुप्स होंगे। एब्सोल्यूट जीरो इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्केल, ये आपका रेशियो स्केल जाएगी, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो स्केल, अच्छा पूरा समझाना पड़ेगा, अभी समझ गए हम यहाँ पर। ठीक है, बताते हैं, डोंट वरी। पैरामेट्रिक्स, अच्छा यहाँ तक टकरा दिया है आपको। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड टी टेस्ट, अच्छा आप बताओ क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हाई लेवल की बातें चलने वाली हैं अभी, आपको आती होंगी, जिनको नहीं आती उनके लिए बता रहे हैं, शायद आप पहली बार देखेंगे। एक शब्द है NOIR। ये शब्द लिया गया है कहाँ से, ये शब्द लिया है फ्रेंच भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है काला। तो कहाँ चलेंगे अब हम चलेंगे काली स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए NOIR दिया हुआ है। ठीक है, NOIR, इसको आपको क्या करना है, बीच से इसका पेट फाड़ना है, यहाँ पर लिखना है नो, और यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है आपको IR। ठीक है, ओके। ये किसके लिए है, ये आपकी नॉमिनल स्केल के लिए है, ये आपकी ऑर्डिनल स्केल के लिए, हिंदी में कर लीजिएगा। ये आपकी इंटरवल स्केल के लिए है, ये आपकी रेशियो स्केल के लिए। रेशियो स्केल केवल आपके जीवन में, आपके जीते जी, आपके बच्चों के जीते जी, उसके बाद के जीते जी, बाद के जीते जी, बाद के जीते जी, जब तक जीते जी चलता रहेगा आपका, तब तक
ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट जीरो कहाँ मिलेगा? ओनली एंड ओनली एब्सोल्यूट जीरो, निरपेक्ष शून्य केवल कौन सी स्केल में मिलेगा? आपको रेशियो स्केल में मिलेगा। ठीक है, आपको रेशियो स्केल में मिलेगा आज से 10 लाख साल के बाद भी। अगर आप आ गए फिर से धरती पर, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट जीरो कहाँ मिलेगा? गलती मत करिएगा, स्टेट फिर से पूछेगा आपसे 25 में। ठीक है, गारंटीड पूछेगा आपसे। एब्सोल्यूट जीरो कहाँ मिलेगा आपको? केवल और केवल आपको रेशियो स्केल के अंदर मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी छान मारो, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कहीं भी जाओ आप, केवल और केवल आपको रेशियो स्केल के अंदर मिलेगा एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ओके। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। 4 प्रकार की होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। क्या आप अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, इसका उदाहरण, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। यहाँ पर रेशियो क्यों मार्क किया हुआ है, अनुपात क्यों मार्क किया हुआ है? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पूछा हुआ है। एब्सोल्यूट जीरो इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्केल? ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें, सॉरी, इसमें आएगा, ना इसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं NOIR की। जैसे ही आप इसको बीच से पेट फाड़ दोगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ बन जाएगा आपका नॉन पैरामेट्रिक, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में हमेशा कौन सा डेटा चलेगा? आपका इंटरवल और रेशियो डेटा चलेगा। पैरामेट्रिक के अंदर, प्राचलिक परीक्षण के अंदर कौन सा चलेगा? आपका इंटरवल और रेशियो चलेगा। और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर कौन चलेगा? आपका नॉमिनल एंड ऑर्डिनल चलेगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसी से लिंक है अगला सवाल, देखिए, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, प्राचलिक सांख्यिकी में शामिल क्या होंगे? कौन कौन शामिल होगा? टी टेस्ट होगा, जेड टेस्ट होगा और एफ टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ये जो एफ टेस्ट है, एफ परीक्षण, इसलिए आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। ये जो एफ टेस्ट है, ये क्या है? ये एफ टेस्ट आगे जाके क्या बनता है? अनोवा। इसका ही दूसरा नाम क्या है? अनोवा। अनोवा भी कई प्रकार के होते हैं, एक होता है 1 वे अनोवा, दूसरा होता है 2 वे अनोवा। वो खैर आगे BPSC लेवल की बात है, लेकिन यहाँ देखिए अनोवा आपको जानना है। अनोवा कब आएगा? जब आपकी कहानी में 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, टी टेस्ट कब होगा? जब आपकी कहानी में केवल 2 लोग रहेंगे। मतलब मान के चलिए, अगर आपको देखना है कि कौन ज़्यादा खाता है, बॉयज़ या गर्ल्स, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? टी टेस्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कि बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना है आपके नेबरहुड वाले, या फिर हो सकता है आपके पड़ोसी, या फिर हो सकता है आपके क्लास के और बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है और चीज़ें कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया? ग्रुप को बढ़ा दिया। 2 से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, आपके लाइफ में जब भी कभी 2 से ज़्यादा ग्रुप बढ़ जाएंगे, एफ टेस्ट की एंट्री हो जाएगी। किस एफ टेस्ट यानी कि किसकी एंट्री होगी? आपकी अनोवा की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टी टेस्ट का इस्तेमाल, टी रेशियो का इस्तेमाल कब होगा? जब केवल 2 समूह होंगे। 1 नहीं होगा तो भी नहीं होगा, केवल क्या चाहिए? 1 + 1 हमको चाहिए। जब 2 समूह होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला, फिर यहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास, जब भी 2-2 होंगे, 2 का पेयर होगा, टी टेस्ट आएगा। 2 से ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा? वहाँ पर एफ टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया आपको। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, टी टेस्ट भी आएगा, जेड टेस्ट भी आएगा, एफ टेस्ट भी आएगा, तीनों आएगा। उसके बाद ऊपर देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है पूर्ण शून्य का उदाहरण कौन सी स्केल में मिलता है? आपको मिलता है केवल और केवल आपको रेशियो स्केल में। ये दोनों किसके उदाहरण है? आपके नॉन पैरामेट्रिक के, और ये दोनों कहाँ आएंगे? आपके पैरामेट्रिक के अंदर आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, TRE 4.0 में यही टकराएगा आपको। ठीक है, वीडियोस में फिर से यही बातें होंगी। टी रेशियो इज यूज टू नो द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ हाउ मेनी ग्रुप्स? ओनली 2 ग्रुप्स। ये आपने अभी सीखा। 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनोवा। 4-5 में भी क्या लगेगा? आपका अनोवा। 2 तक रहेगा तो कहानी कहाँ पर है? टी रेशियो तक है। सिग्निफिकेंस डिफरेंस चेक करना है बिटवीन मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, तो हम यहाँ पर इसको लगाते रहेंगे। ठीक है, ओके। अगला देखिए, टी परीक्षण में यहाँ पर दिया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी N-1, एक होती है आपकी N-2। इस केस में कौन सी अप्लाई हुई है? N-2, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हुआ है 98। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि N-2 और N-1, तो यहाँ पर देखिए ये कौन से सिनेरियो में होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए हमने लिया यहाँ पर कितने बॉयज़? हमने लिए 50 बॉयज़, इनको दी हमने एक दवाई, और इन्हीं 50 बॉयज़ को हमने क्या किया? सेम 50 बॉयज़ को क्या किया? हमने चेक किया 2 महीने के बाद। हमारे सैंपल का साइज़ कितना है? सैंपल का साइज़ हमारा कितना है? 50 ही है। बॉयज़ वही है, वही 50 आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं। उनको आपने एक दवाई खिलाई या आपने उनकी कोचिंग ली, जो भी किया, फिर उनको चेक किया 50 बच्चों को सेम अगेन 2 महीने के बाद। क्या वो बच्चे चेंज हुए? क्या वो बूढ़े हुए? नहीं, कुछ भी नहीं, वो बच्चे वैसे के वैसे ही है। सैंपल का साइज़ कितना है? 50 है। वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने बोलेगा अगर कोई, तो क्या होगा? N-1 होगा। यहाँ पे आंसर कितना रहेगा? 49। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आपके साथ आ गया आपका पड़ोसी, और वो क्या बोला? अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आपने लिया एक 50 बॉयज़ का समूह, और आपके पड़ोसी ने लिया दूसरे B50, यानी दूसरे बॉयज़ 50 लिए। टोटल सैंपल कितना हो गया आपका? N हो गया। कितना हो गया? 100। ठीक है, टोटल सैंपल N हो गया। फिर से वही 2 महीने बीते, फिर से आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर 50 आप चेक कर रहे हैं, 50 यहाँ चेक कर रहे हैं।
टोटल सैंपल कितना साइज हो गया, यहाँ पर हो गया 100। तो जैसे ही 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके में से एक कम होगा, दूसरे के में से एक कम होगा, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा n-2, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर n-2 हो जाएगा। तो 100 में से 2 जाएंगे, कितना बचा आपका, बचेगा 58। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 58 आंसर होता है, 98 यहाँ पर ये आंसर होता है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने इन 8 पार्ट्स के अंदर कवर कर लिया है आपका कंप्लीट एस्टेट 2024 का पूरा प्रश्न पत्र, पूरी डिटेल व्याख्या के साथ। जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया है, जो आपके काम का नहीं है वो आप केवल टाइम खराब करेंगे पढ़ाई करने में। केवल आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो, पहला आपका यह है एनसीईआरटी का प्रॉपर अध्ययन, दूसरा है पीपीवी यानी साइको प्रोफेसर वीडियोस, और तीसरा आपका क्या है, आपका कॉमन सेंस। इन तीनों को लेकर जाइएगा एग्जाम हॉल में, गारंटीड 100% आपका एग्जाम पास होगा। 75 क्या 80 90 100 नंबर आप लेकर आओगे। बस आपने क्या करना है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एस्टेट 2025 जो भी दे रहे हैं अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी आपकी परीक्षा है आप क्वालिफाई करेंगे। केवल आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है प्रॉपरली। 11th एंड 12th को बार बार 100-200 बार पढ़ लेना है। इन 8 पार्ट्स को कर लोगे तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लो प्रॉपरली। एंड अगर आपने टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अपडेट्स वगैरह के लिए, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियोज़ में, हम बात करेंगे और किसी विषय के बारे में। लेकिन एस्टेट 2025 क्वालिफाई करने के लिए इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इतना अगर आपने कर लिया, एस्टेट 2025 आप पात्र हो जाओगे आराम से। और फिर मुलाकात होगी आपसे बड़े गेम के अंदर, जो रहेगा आपका बीपीएससी पीजीटी टीआरई 4.0। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। एंड अगर आपने अभी तक अपनी एनसीईआरटी बेस्ड 1500 सेट की जो ई पुस्तिका है उसको अगर आपने नहीं मंगाया है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें डिटेल्स दी गई हैं कैसे उसको आप मंगा सकते हैं। पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी नीचे ही, उसको आप देख लें। और उसी के साथ आपको मिलते हैं उसके अंदर फ्री में बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 तक सभी के सभी पेपर, यानी 1.0 से 3.0 तक सभी के सभी आपको उसके अंदर प्रश्न पत्र मिलते हैं। तो आप उनको लगाइए, आंसर की वगैरह भी उसके अंदर दी हुई है। जैसा आपको बीपीएससी देता है वैसे का वैसा प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, उसको आप ले लें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिटेल्स दी हुई हैं और फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।